गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिवीजन थ्रू एमसीक्यू क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इस सीरीज को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो 2 नवंबर 2022 के डिस्कस करने वाले हैं। कल हम 1 नवंबर के डिस्कस कर चुके थे। आज जो है 2 और 3 दिसंबर के हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन आपसे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पूछा हुआ है। देखो, जब हम स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो इसका जो जिक्र है आर्टिकल 243 पार्ट 9 के अंदर किया गया है। पार्ट 9 एंड 243 अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन स्पेसिफिकली बात करें तो के अंदर है ना। और अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 243 से लेके 243 से लेके 243 ओ तक जो है इसका मेंशन किया गया है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। सेकंड थिंग है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है उसकी अपॉइंटमेंट जो है गवर्नर करता है, लेकिन जो हटाने का काम करता है वो भी गवर्नर ही करता है। और जो स्टेट के अंदर इलेक्शन होते हैं उसको जो सुपरवाइज करता है वैसे तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है, बट जो ओवरऑल कमांड होती है ना, मतलब किस तरीके से इलेक्शन होंगे, दो ये कंपलसरी प्रोविजन है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, बट जो किस तरीके से इलेक्शन होंगे एज पर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, राइट। अच्छा, फाइनेंस कमीशन से भी पूछा जा सकता है कि जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंस इनको प्रोवाइड करते हैं तो स्टेट का फाइनेंस कमीशन जो है किस आर्टिकल के तहत आता है, तो आर्टिकल 243 आई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इनके अपॉइंटमेंट का मैंने बता दिया। लेकिन ये चार्ज कहाँ से होते हैं, तो कॉन्सुलेट फंड ऑफ स्टेट से। इनको डिबार नहीं किया जाता है, मतलब ये फर्दर ये अपॉइंटमेंट इनकी हो सकती है। और इनसे रिलेटेड जो इनका जो रिपोर्ट वगैरह होती है इनको कहीं टेबल करने की ज़रूरत नहीं होती है, दो ये पब्लिक में टेबल कर सकते हैं, राइट। और क्या इनको कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किया जाता है या स्टेट से चार्ज किया जाता है, तो इसका आंसर है नहीं, इनको ऐसा नहीं किया जाता है। बट अदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनको चार्ज किया जाता है फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड वोटेड होता है वो, मतलब उन पर वोट करने की जरूरत नहीं होती। इसका रीज़न ये होता है कि ताकि इंडिपेंडेंसी बनाए रखी जा सके। अच्छा, लेट्स सी द क्वेश्चन देयर। नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट, द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यस, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है क्या अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट? नहीं, क्यों? क्योंकि गवर्नर करता है। द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज द स्टेटस ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट, दैट इज करेक्ट। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, जो स्टेट हाई कोर्ट का जो जज होता है, सिंपल जो जज होता है, उसके इक्विवेलेंट इनकी पोस्ट होती है। द स्टेट इलेक्शन, तो ये गलत हो जाएगा शायद, द इलेक्शन, हाँ ये सही है। द स्टेट इलेक्शन कमीशन वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन अपना ही एक अलग इंडिपेंडेंट बॉडी होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो जो सेंटर की इलेक्शन बॉडी है वो यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करती है, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड। लेकिन इनका रोल कहाँ पे आता है, जहाँ पे जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है और जो हमारे इलेक्शन कमीशन है वो साथ में आते हैं। तो याद रखिएगा, जब डिलिमिटेशन कमीशन की स्थापना करते हैं वहाँ पे एक तो स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है, सेकंड आपका जो सेंटर का इलेक्शन कमीशन होता है इंडिया का, मतलब वो होता है, वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जो डिलिमिटेशन कमीशन की जब वो एक्ट वगैरह बन जाता है, डिलिमिट करते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी, तो इनका एक कॉम्पोजिशन होता है और ये साथ में उस टाइम आते हैं। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंस्टिट्यूटिंग ऑफ अ स्टेट इलेक्शन कमीशनर, काम क्या होता है, सुप्रिटेंडेंट करना, क्या इलेक्शन को डायरेक्शन दे रहे हैं इलेक्शन को और कंट्रोल करना, ये सारे के सारे इनका काम होता है। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है पंचायत में अगर हम देखें तो आर्टिकल 243 के तहत, और अगर हम म्यूनसिपैलिटी में देखें 243 ZA के तहत आता है स्टेट इलेक्शन। और यहाँ पे एक म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड एक प्लानिंग कमेटी होती है, वो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस वजह से बता दे रही हूँ। उसका जो प्रोविजन है 243 ZD के अंदर मेंशन किया गया है। Okay, the state election commission is appointed by the governor, that is correct. The state election commission has independently work election commission of India, that is also correct. And state election commission has a status as salary allowances जिस तरीके से हाई कोर्ट के जज के होते हैं, राइट। उनको सेम ग्राउंड पे हटाया जाता है जिस तरीके से हम हाई कोर्ट के जज को हटाते हैं। कौन कौन से? इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर, राइट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है। नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन, दैट इज करेक्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कोई भी क्वालिफिकेशन मेंबर की नहीं मेंशन की गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन, नहीं, वहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्पेसिफाइड नहीं की गई है टर्म। वैसे हम बोल देते हैं कि 6 साल पहले हो जाए या फिर 65 ईयर, जो भी पहले हो जाए उस टाइम पीरियड तक उनकी मतलब सर्व कर पाएंगे, बट एज सच ये जो है मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नंबर थर्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमीशन फ्रॉम अदर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है डिबार नहीं किया जाता है। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट देखे तो वहाँ पे डिबार किया जाता है, लेकिन चीफ इलेक्शन की जो पोस्ट है वहाँ पे डिबार नहीं किया जाता है, तो दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। देखते हैं कौन सा द कॉन्स्टिट्यूशन, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब, दैट इज करेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेसिफाइड द टर्म, दैट इज रॉन्ग। द कॉन्स्टिट्यूशन डिबार्ड द रिटे, तो ये भी रॉन्ग। तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो फर्स्ट ओनली यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार इसको पढ़िएगा, जो मैंने आपको बताया उसी को ही जस्ट एक्सप्लेन किया गया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द सेम प्रोटेक्शन टू ऑल द इलेक्शन कमीशनर। याद रखिएगा, जो हमारी इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर बॉडी या मल्टी मेंबर बॉडी भी कहा जा सकता है। इसमें एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, 2 अदर बॉडी होती है, और ये 2 जो है प्रेसिडेंट बढ़ा सकता है। जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं जिनको हटाया जाता है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उनके लिए जो प्रोविजन है इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर है। लेकिन जो अदर मेंबर है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, इनकी रिकमेंडेशन पे इनको हटाया जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है, राइट।
Article 324 of the Constitution provide the same protection to all the election commission. That is wrong, क्योंकि सिर्फ एक को ही यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है. The chief election commission can only be removed on the same ground as judge of the Supreme Court. That is correct. तो यही सिर्फ एक मात्र तरीका है जिस पे हम उसको हटा सकते हैं. किसको? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को. तो बी ऑप्शन इज राइट. यू कैन सी है चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमिश्नर हैव अ टेन्योर ऑफ 6 ईयर अप टू 65 ईयर एज हो जाए या फिर 6 साल कंप्लीट हो जाए. चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन एंजॉय द सेम डिसीजन मेकिंग पावर. दैट इज ऑल्सो राइट, क्योंकि जो भी फैसला दिया जाता है वो मेजोरिटी के बेस पे होता है. इस तरीके से आप इसको समझिए. ठीक है. हाउएवर आर्टिकल 324 does not provide similar protection of election commissioner and nearly says that they cannot be removed the office. अच्छा, अगर मैं चीफ इलेक्शन कमीशन के फंक्शन अगर आपसे डिस्कस करना चाहूँ, देखो आपको 2-3 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है. जब हम चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो वहाँ पे ये जो है इलेक्शन कमीशन जो है मना कर सकता है कि वहाँ पे अभी इलेक्शन कमीशन नहीं, मतलब इलेक्शन नहीं हो सकते हैं. ठीक है. एक तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे या फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है, और अगर जो चीफ इलेक्शन कमीशन को लगता है या फिर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि अभी यहाँ पे इलेक्शन नहीं कंडक्ट कराए तो वहाँ पे भी इसके चल सकती है. नंबर 3, अगर कोई भी मैटर होता है मतलब इलेक्टोरल कॉलेज से रिलेटेड, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा. ये भी आप इसकी इंडिपेंडेंसी के बारे में जान सकते हैं ताकि स्मूथली इलेक्शन कंडक्ट किया जा सके किसी भी एरिया के अंदर. ओके. और आगे स्टेटमेंट के फॉर्म में जब भी वे उनको देखेंगे. और याद रखिएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है आरओ, मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है ना, डिलिमिटेशन करते हैं, उसका जो हेड होता है वो आरओ होता है. और आरओ की अपॉइंटमेंट जो है चीफ इलेक्शन मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करते हैं. ठीक है. ये भी आप याद रख सकते हैं. लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट है द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज इंसुलेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस. दैट इज करेक्ट, बिकॉज क्योंकि जब भी इलेक्शन कमीशन होते हैं, जो भी स्टेट की मशीनरी होती है, जो भी एग्जीक्यूटिव की पावर होती है, वो वहाँ पे कम हो जाती है. और इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जब इलेक्शन कमीशन की जो डेट वगैरह डिक्लेयर हो जाती है तो 2 दिन पहले से जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है. तो मतलब वहाँ पे स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकती है ताकि फेयर इलेक्शन हो सके, सभी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके एटसेट्रा. द डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन बी चैलेंज ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाय प्रोपेटिंग पिटीशन. दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि कहीं पे भी हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं. तो ए ऑप्शन इज करेक्ट. चीफ इलेक्शन कमीशन कंस्टिट्यूटेड अथॉरिटी हुज रिस्पांसिबिलिटी एंड पावर इज गिवन इन आर्टिकल 324. इट इज़ द कमीशन विच डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन. मतलब ये शेड्यूल वगैरह को जो है डिसाइड करता है. इट इज़ द कमीशन विच डिसाइड ऑन द किस तरीके से कहाँ पे पोलिंग स्टेशन रहने वाला, असाइनमेंट ऑफ वोटर टू द पोलिंग स्टेशन, लोकेशन ऑफ काउंटिंग सेंटर्स, अरेंजमेंट मेड इन एंड अराउंड पोलिंग स्टेशन. राइट. बाय लॉन्ग स्टैंडिंग कन्वेंशन एंड सेवरल जुडिशियल प्रोनाउंसिएशन वंस द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन आर स्टार्टेड. तो वहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं. राइट. आगे बढ़ते हैं. राइट अबाउट कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दोबारा से स्टेटमेंट. लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट देयर. सिंस इंसेप्शन द इलेक्शन कमीशन इज़ अ मल्टी मेंबर बॉडी. नहीं, क्योंकि जब ये 1950 में बना था, कब बना था? तो 28 जनवरी 1950. तो ये एक मल्टी मेंबर बॉडी नहीं हुआ करती, सिर्फ एक सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी. ओके. बाद में 1989 में इसमें 2 मेंबर को ऐड किया जाता है. सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. इलेक्शन कमीशन और द रीजनल कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन. दैट इज करेक्ट, क्योंकि अगर हम रीजनल कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमीशन को रिकमेंडेशन देनी पड़ती है. दे डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी थ्रू आउट द कंट्री. दे डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी. दैट इज ऑल. बट ये हम डिलिमिटेशन में ज़्यादा बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए. राइट. आंसर माइट बी द सेकंड एंड थर्ड. तो फर्स्ट इज रॉन्ग देयर. तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है. सिंस इंसेप्शन, तो ये जो है एक मेंबर बॉडी होगा तो ये गलत हो जाएगा. सेकंड इज करेक्ट. इलेक्शन कमीशन रीजनल ऑफिस जो है रिमूव किए जाते हैं रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन के हिसाब से. दे डिटरमाइन द टेरिटोरियल. ये मैंने बताया था टेरिटोरियल एरिया किस तरीके से, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस वहाँ पे होते हैं. सेकंड पर्सनैलिटी इज द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. राइट. ये कहाँ पे है? पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 29 तक. तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है. सिंस इंसेप्शन 15 अक्टूबर 1989 तक ये एक सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी. बाद में जब हमने वोटिंग एज को बढ़ाया किसके थ्रू? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू. तो उस वक्त महसूस हुआ कि और ज़्यादा इलेक्शन कमीशन होने चाहिए, तो इसको 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया. एनी अदर इलेक्शन कमीशन और रीजनल ऑफिसर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी थ्रू आउट द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ द डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो हर एक सेंसस के बाद बनाना होता है, जिसका जिक्र जो है आर्टिकल 82 में दिया हुआ है. आगे बढ़ते हैं. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अगेन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. दैट इज नॉट करेक्ट एक्चुअली. दैट इज सॉरी करेक्ट है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक परमानेंट बॉडी है. दैट इज करेक्ट. द चीफ इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू द इम्पीचमेंट ऑफ पार्लियामेंट. यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. क्योंकि जो हटाया जाता है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच किया जाता है, उसी तरीके से इनको इम्पीच किया जाता है. और कैसे किया जाए? 2/3 मेजोरिटी से पास करना, तो हर एक हाउस में प्रेजेंट एंड वोटिंग की क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए. और
थर्ड देखते हैं, इफ इलेक्शन कमीशन आर हेल्ड ओनली फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर, द एक्सपेंडिचर जो है स्टेट के कौंसिल फंड ऑफ इंडिया से आता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तीनों कितनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। एक बार आप इसको पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथियम टैंगल। जो लिथियम है, लिथियम इज वेरी मच यूज बिकॉज द जो आपकी बैटरी वगैरह बनती है तो वहाँ पे लिथियम का यूज़ होता है। इवन जो आपका फ़ोन है वहाँ पे भी लिथियम आयन बैटरी को यूटिलाइज़ किया जाता है। इसका रीज़न क्या है? देखो, इससे भी मतलब बहुत सारी ऐसी बैटरी हो सकती है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन बैटरी हो सकती है, जो ऑक्सीजन जो है ये इन्वायरमेंट से लेगी। तो उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे हम एल्यूमिनियम वैसे सस्ता भी पड़ता है, अवेलेबिलिटी भी है अर्थ पे, और ऑक्सीजन भी मतलब अच्छी जो एफिशिएंसी होती है, लेकिन वो चार्ज नहीं हो पाती। लेकिन लिथियम का एक फ़ायदा ये होता है कि चार्ज हो जाती है बहुत कम टाइम पीरियड में, और इसका जो ब्लास्टिंग होने का टाइम है वो ज़्यादा नहीं होता है। मतलब ये होता है कि ये सेफ़ है कहीं ना कहीं अदर बैटरी वगैरह से। लेकिन यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया या फिर इसकी एडवांटेज ये कि चार्ज हो सकती है एनीवे। लेकिन लिथियम कहाँ पे पाया जाता है? देखिए 50% से अप्रोक्सीमेटली 54% जो है, जो आपका लिथियम है वो लिथियम टैंगल के अंदर पाया जाता है। और याद कैसे रखोगे? ए फॉर अर्जेंटीना, बी फॉर बोलेविया एंड सी फॉर चिले। तो इन कंट्री को आपको नाम याद रखना है। और इंडिया के अभी यहाँ पे कोशिश की गई है कि इसके साथ बात वगैरह किया जाए ताकि हम भी लिथियम को एक्सपोर्ट यहाँ से किया जा सके। ओके, ये हमारी कंट्री होगी। और यहाँ से जब आप बिल्कुल वेस्ट में जाओगे तो ये आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट दिख रहा है ना, तो वहीं पे ही आपको ये 3 कंट्री मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अर्जेंटीना, चिले एंड बोलीविया। तो ये हम लिथियम टैंगल की बात करें। आसपास का भी कंट्री देखते हुए चलते हैं। फॉर एग्जांपल चिले के ऊपर है पेरू के ऊपर है इक्वाडोर, कोलंबिया, यहाँ पे वेनेजुएला है, गुयाना है, सूरीनाम है। देखो, गुयाना एंड सूरीनाम ये 2 कंट्री है। इनके जो अभी हमने 17th नंबर का जो प्रवासी दिवस मनाया, कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी को मनाते हैं। तो इन्हीं के जो प्रेसिडेंट है ना वो हमारी कंट्री में आए, तो इस वजह से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है सूरीनाम और गुयाना के। ब्राज़ील यू कैन सी है, प्रगवे जिसकी कैपिटल होता है एस्टोनियन, और बोलीविया, सुक्रे इसकी कैपिटल होती है, चिले, सेंटियागो इसकी कैपिटल होती है, अर्जेंटीना एंड इसकी कैपिटल ब्यूनो आयरेस होती है। तो दीज आर 3 कंट्री जो लिथियम ट्रायंगल का पार्ट बनाते हैं। यहाँ पे भी एक बार आप देखना चाहते हैं तो यू कैन सी, ये बोलीविया हो गया, ये चिले हो गया, ये अर्जेंटीना। तो ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो इसी को हम लिथियम ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। लिथियम ट्रायंगल इज अ रीजन ऑफ द एंडीज रिच इन लिथियम रिजन अराउंड द बॉर्डर ऑफ अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिले। मतलब इन दिनों के ट्रांजेक्शन पे ये पाया जाता है, राइट, इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे कौन सा डेजर्ट है? तो अटाकामा डेजर्ट, जो सबसे शुष्कतम मतलब सबसे ड्राइएस्ट अगर पूछा जाए ना डेजर्ट कौन सा है, तो वो अटाकामा है। एक बार हम देख ले रहे हैं, लेट्स सी कौन कौन से डेजर्ट कहाँ पे पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो अटाकामा एंड पैटागोनिया है ना, तो ये वाला एरिया है अटाकामा, और यहाँ पे है पैटागोनिया, राइट। और ये जो है कोल्ड डेजर्ट बनता है। यहाँ पे देखोगे साउथ अमेरिका में सोनोरा, मोजावे, चिचुहान, ग्रेट बेसिन एंड कोलोराडो प्लेटियो। ओके, अगर हम बात करें अफ्रीका में तो नामिब एंड कालाहारी, सहारा, अरेबियन है यू कैन सी और थार यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें चाइना वगैरह के रीजन में तो गोबी, टकलाकलाम, ये आपका जिनजियांग प्रोविंस में पड़ता है, ये भी आप याद रख सकते हैं, काराकुम एंड किर्जिमकुम। ओके, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे डेजर्ट पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया एंड स्टुअर्ट स्टोनी सिम्पसन। अगेन रिपीटेड। देखो, नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट बेसिन, कोलोराडो प्लेटियो, सोनोरा, मोजावे, चिचुहान, और साउथ अमेरिका में अटाकामा एंड पैटागोनिया, और अफ्रीका में नामिब एंड कालाहारी, अफ्रीका के में सहारा, अरेबियन, थार, और अगर हम देखें तो एशिया के अंदर गोबी, टकलाकलाम, काराकुम, किर्गिज़गुम, ऑस्ट्रेलिया में तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, स्टुअर्ट एंड सिम्पसन, राइट। दीज आर द इंपॉर्टेंट डेजर्ट, मेक श्योर यू रिमेंबर इट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्यूमिनियम एयर बैटरी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एल्यूमिनियम एयर बैटरी यूटिलाइज ऑक्सीजन इन द एयर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मैंने बताया था कि एल्यूमिनियम भी से भी हम बैटरी बना सकते हैं, और ये जो है ऑक्सीजन जो होती है हमारी एयर के अंदर वहाँ पे यूटिलाइज करती है। और इसी तरीके से इसरो के द्वारा एक स्कार कम जेट टेक्नोलॉजी का भी आविष्कार किया गया था। उसमें भी क्या होता है कि जो रॉकेट होते हैं वो आसपास की जो ऑक्सीजन उसको यूटिलाइज करेंगे अपनी उड़ान भरने के लिए या फिर ऑक्सीडाइज करने के लिए, जो भी वहाँ पे मतलब एक होता है ना जो उसको पुश करता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डीजल पेट्रोल वगैरह ना। एनीवे, इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड मोर एनर्जी डेंस अल्टरनेटिव टू लिथियम आयन बैटरी। यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि एफिशिएंट होते हैं, कॉस्ट भी कम होती है और मोर एनर्जी डेंस होती है, तो ये इसका बेनिफिट होता है अगर हम कंपेयर करें लिथियम आयन बैटरी से। नंबर 3, द टाइम टेकन टू रिचार्ज एल्यूमिनियम एयर बैटरी इज लेस कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरी, दैट इज द नेगेटिव ऑफ इट। मतलब ये है कि जो एल्यूमिनियम एयर बैटरी है वो बहुत कम रिचार्ज हो पाती है और बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, तो इस वजह से हम इसको ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पाए। अदरवाइज तो हम एल्यूमिनियम एयर बैटरी को ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे सही है। बात करते हैं एल्यूमिनियम एयर बैटरी के बारे में। एल्यूमिनियम एयर बैटरी यूटिलाइज ऑक्सीजन इन द एयर विच रिएक्ट विद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टू ऑक्सीडाइज द एल्यूमिनियम एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। बेनिफिट यू कैन सी है, लोअर कॉस्ट पड़ता है, मोर एनर्जी डेंस अल्टरनेटिव टू लिथियम आयन बैटरी है, और वाइड स्प्रेड इसका यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया ऑफर मच ग्रेटर रेंज ऑफ 400 किलोमीटर में, तो इसकी बैटरी इसमें चल सकती है। जो एल्यूमिनियम प्लेट इन द एल्यूमिनियम एयर बैटरी इज कन्वर्टेड इन द एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड ओवर टाइम एंड दैट एल्यूमिनियम कैन बी रिक्लेम्ड ओवर एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। तो ये इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन
रिएक्शन होती है। चैलेंजेस क्या है कि हम इसको चार्ज नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से हम लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करते हैं। अगला क्वेश्चन है रानीपुर टाइगर रिजर्व। आपने सुना होगा कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से चीते मंगवाए जा रहे हैं। नामीबिया स्टेट में जा सकते हैं, एक तो यूपी में जाएंगे, मध्य प्रदेश में। जो यूपी वाले को हमने रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाया है और जो आपका मध्य प्रदेश है उसको दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाने की बात की जा रही है। मतलब ये है कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट की वजह से ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो जो टाइगर वहाँ पे रहते हैं उनको एक हाउस प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके का टाइगर रिजर्व हमने बनाया ताकि इनकी जो पॉपुलेशन उनको सेव भी किया जा सके। तो याद रखिए ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। देखो उत्तर प्रदेश एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है, तो ये उत्तर प्रदेश में पहली बात। ये लेकिन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, ये भी पूछा जा सकता है। रानीपुर पूछा जाए तो चित्रकूट के अंदर है। दुधवा पूछा जाए तो ये आपका लखीमपुर के अंदर है, लखीमपुर खीरी के अंदर है। ठीक है, इतना याद रखोगे। आओगे तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का 53rd नंबर का टाइगर रिजर्व है। एज ऑफ राइट चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। रानीपुर टाइगर रिजर्व इन द चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट इज द 4th इन द स्टेट। एंड अदर कौन कौन से, जैसे दुधवा है, पीलीभीत है, तो दुधवा कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी। पीलीभीत का पीलीभीत के अंदर है। अमरगढ़, बफर, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास। रामगंज जैसे जहाँ पे उत्तराखंड, मतलब ये कह सकते हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर ये है। कल हम लेकर आएंगे उत्तर प्रदेश की जो भी वो एक फोटो होती है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व की पहली बात तो ये नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व उसका ये पार्ट बनता है। एक बार इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल जब हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, ये आपके एनसीईआरटी से उठाया गया। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। जो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व हुआ करता था वो 1986 के अंदर नीलगिरी ही बना था। इसका एरिया यू कैन सी, लेकिन किस किस का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल वेंड, नागरहोल, बंडीपुर एंड मुड्डूमलई जिसमें हम बात कर रहे थे, एंड नीलमपुर। तो ये 5 टाइगर रिजर्व यहाँ पे आता है। अगेन रिपीट, वेनाड, नागरहोल, बंडीपुर, मुड्डूमलई, नीलमपुर। और ये जो नीलगिरी है ना वो 3 स्टेट के बॉर्डर पे पाए जाते हैं, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। नंदा देवी की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नोकरेक में नहीं। सुंदरबन इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। जो हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं ना, एक और है जिसमें बहुत सारे जो हमारी नेशनल पार्क वो आते हैं, साउथ का ये शायद। और यू कैन सी हेयर क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल नागरहोल नेशनल पार्क, बंदीपुर, वेनाड, मुड्डूमलई, मुकुर्थी एंड साइलेंट वैली। तो ये नागरहोल, बंदीपुर, वेनाड, मुड्डूमलई, मुकुर्थी एंड साइलेंट वैली। प्लीज़ मेक श्योर आप इसको रिमेंबर करेंगे। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट। इज द पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो मैंने बताया था, यस बिल्कुल सही बात है। सेकंड है, इट इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दैट इज नॉट करेक्ट, बट यस ये इसके आसपास का ही एरिया है। तो ये वैसे गलत है, कंप्लीटली नहीं है लेकिन ये आसपास का एरिया। इट इज ड्रेन्ड बाय द मोया रिवर। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो याद रखिएगा, मुद्दुमलई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु स्टेट ट्राई जंक्शन ऑफ द 3 स्टेट, दैट इज कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। इट इज पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी था इंडिया का। इट इज सराउंडेड बाय द वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द वेस्ट, बंदीपुर नेशनल पार्क इन द नॉर्थ, मुकुर्थी नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली इन द साउथ। मेक श्योर यू रिमेंबर इट बाय दिस एंडिंग द सेशन। बट ये साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पे। एक पंचायत राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कौन सी कमेटी बिठाई गई है। फॉर एग्जांपल बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, अशोक मेहता कमेटी 1977, हनुमंत राव कमेटी ऑफ 1982, जेवी राव कमेटी ऑफ 1985, एलएम सिंह 1986 एंड पीके थंगा कमेटी ऑफ 1988। मेक श्योर यू रिमेंबर इट, राइट। अगले स्लाइड पे चलते हैं। जो साइंस के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करें, ये लिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूँ। उत्तर प्रदेश 80-13 की सबसे ज़्यादा है। सेकंड इंपॉर्टेंट है गुजरात, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन 26-11 और सेम ही है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जो हमारा लोकसभा की सीट है वो 29 है, राज्यसभा की 11 है, याद रखना। इसी तरीके से आपकी जब हम उड़ीसा की बात 21-10 है। और बस इतना ही याद रखिए फिलहाल, बाद में हम इसके बारे में दोबारा से एक ट्रिक बना के इसको याद रखेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1950-51 का कंपैरिजन है। यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बताएगा। यहाँ से आपका साइंस से स्टार्ट हो जाता है, तो इसको एक बार हम देख लें। नाइलॉन 666 का जो मोनोमर है वो एडिफिक एसिड और हेक्सामेथाइल है, ये आपका बनता है। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, यू कैन सी है नाइलॉन 6 में कैप्रोलैक्टम है। यू कैन सी हेयर द जो हमारा पॉलीमर बनता है। पॉलिस्टर की बात करोगे तो इथाइल अल्कोहल है, और यहाँ पे टरथैलिक एसिड को हम लेते हैं। और यहाँ से जब पॉलीस्टर बनते हैं तो ये इस तरीके से दिखते हैं। फिनोल एल्डिहाइड, जिसको हम बेकलाइट के नाम से भी जानते हैं, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड को लेते हैं और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। इसको बेकलाइट जानते हैं। और ये जो है स्विच वगैरह बनाने में यूज़ होता है। मेलामाइन, जिसके बर्तन वगैरह भी बनते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है, यू कैन सी है। ये एक बेंजीन टाइप से आपको लग रही होती है, और NH2 यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है कार्बन से, हेंस HCH फॉर्मेल्डिहाइड को हम लेते हैं। इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। इंपॉर्टेंट है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, अदरवाइज तो देयर इज नो इंपॉर्टेंट। पॉलीथीन की बात करें, CH2 होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। पॉलिस्टीरीन स्टाइरीन में मतलब क्या होता है कि C2H5 एक बेंजीन यहाँ पे लग जाते हैं। यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीस्टाइरीन। PVC विनाइल क्लोराइड, यू कैन सी द विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CHCl, यू कैन सी हियर द पोली विनाइल क्लोराइड। टेफ्लॉन की बात करें, पोली टेट्राफ्लोरो CF2 यू कैन सी हियर द पोली एक्रेलोनाइट्राइल CH2 CHCN, यू कैन सी द होल स्ट्रक्चर। नियोप्रीन CH2 CH ये इसका फॉर्मूला होता है। इंपॉर्टेंट है इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इसको हम आर्टिफिशियल रबर के नाम से जानते हैं। जब हम इसको मतलब थोड़ा मजबूती करते हैं तो सल्फर डाल देते हैं। बुनाइन यू कैन सी है CH2 CH होता है। इसका इस तरीके से हम इसको मिला देते हैं। बुनाइस में इस तरीके से बुटाडाइन एंड स्टाइरिन को मिला देते हैं।
ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डे की। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाते हैं, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे हम 4 फरवरी को मनाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस डे हम 24 मार्च को मनाते हैं। और हमने एक एम भी रखा है कि हम 2025 तक इसको कम्प्लीटली खत्म करेंगे। इन्वायरमेंट डे हम 5 जून को मनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1972 के अंदर UNEP की स्थापना होती है। और कब होती है? तो 1972 के अंदर, 5 जून 1970। वर्ल्ड फूड डे की बात करें 16 अक्टूबर को मनाते हैं। एनिमल डे की बात करें तो 4 अक्टूबर को मनाते हैं। और इंटरनेशनल ओजोन डे वेरी इंपॉर्टेंट 16 सितंबर को मनाते हैं। लेप्रोसिस लास्ट जनवरी को मनाते हैं। डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाते हैं। और वर्ल्ड एड डे 1 दिसंबर को मनाते हैं। अल्जाइमर डिजीज 21 सितंबर को मनाते हैं। हेल्थ डे हम 7 अप्रैल को मनाते हैं। थैलेसीमिया डे हम 8 मई को मनाते हैं। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को, जिस दिन हम यूनाइटेड नेशन का डे मनाते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 12 अक्टूबर को मनाते हैं। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए जो है, जिसको हम, इसका नाम है रेटिनोल, इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोथैलेमिया, कैटनाइजेशन ऑफ स्किन इन्फेक्शन। सोर्स अगर हम इसको खाएंगे तो ये डिजीज़ नहीं होगी, जैसे कैरेट हो गया, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया, एग हो गया। B1 थायमिन है, बेरी जो ग्रोथ हो जाती है, बेरी से डिजीज़ हो जाती है, फिर ग्रोथ रिटार्डेशन, इसका नाम थायमिन भी होता है। इसको हम क्या क्या खाएं? सेलुलोज, लेग्यूमिन्स वगैरह वगैरह, है ना। और विटामिन बी ट्राइबोफ्लेविन, इसकी कमी की वजह से क्लोसिस हो जाती है। और ग्लोस्टिस, डर्मेटोसिस, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी हो जाता है। B3 में प्लेगरा हो जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे CP से, है ना। और इसका जो नाम होता है नियासिन होता है, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन। B5 में बर्निंग सेंसेशन वगैरह हो जाती है। B5 पेंटोथेनिक एसिड इसका केमिकल नाम हो गया। B6 में पैराडॉक्सिन, एनीमिया स्किन हो जाती है, मस्कुलर ट्विस्टिंग हो जाती है। B7 जिसको विटामिन H के नाम से जानते हैं, बायोटिन, इसमें हेयर से फॉल होना स्टार्ट हो जाता है बेसिकली। B9 में फॉलिक एसिड, एनीमिया, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है। B12 में कोबालामीन और विटामिन विद कोबाल्ट, परन्यूशियस एनीमिया यहाँ पे हो जाता है। विटामिन में एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी, ब्लेंडिंग वगैरह हो जाता है। विटामिन डी क्लसिफ्रोल, रिकेटस मलेशिया हो जाता है। विटामिन ए टोकोफ्रॉल, स्टेरिलिटी एंड वीकनेस यहाँ पे आ जाती है। विटामिन के नेप्थोक्विनोन, इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग टाइम यहाँ पे हो जाता है। बात करते हैं क्लोरा किससे होता है। क्लोरा एक पहली बात तो कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज पूछा जा सकता है। देखो जितनी भी यहाँ पे डिजीज लिखी गई है वो बैक्टीरियल है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरा, प्लेगवे, लेप्रोसी, निमोनिया, टाइफाइड, डिप्थीरिया एंड गोनोरिया, ये सारी की सारी बैक्टीरियल डिजीज है। तो इनके जो एजेंट है वो देख लेना। क्लोरा होते हैं विब्रो क्लोरी नाम के बैक्टीरिया से। प्लेग होते हैं पेस्टोरेला पर्स्टिस नाम के बैक्टीरिया से। लेप्रोसी होते हैं माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के नाम से। निमोनिया होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से। टाइफाइड होते हैं सैल्मोनेला टाइफी से। डिप्थीरिया होते हैं साइनोबैक्टीरियम डाइप्थीरिया से। गोनोरिया होते हैं निसीरिया गोनोरिया से, राइट। तो ये सारे बैक्टीरियल एजेंट हैं। क्लोरा जो है क्लोरिया जो है इन्फेक्शन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्लेग जो है लिम्फ नोड को जो है सोलन कर देता है। लेप्रोसी जो इफेक्ट करता है पेरिफेरल नर्वल सिस्टम को। निमोनिया जो है इन्फेक्ट करता है हमारे लंग्स को। टाइफाइड जो है कॉन्टामिनेट फूड से होता है और मतलब यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाता है बेसिकली। एंड डिप्थीरिया जो है थ्रोट एंड नोज को इफेक्ट करता है डिप्थीरिया। और गोनोरिया की बात करोगे तो ये जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है दैट कैन अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो ये आपको याद रखना है। सिफिलिस भी आप याद रख सकते हैं, जो एक आप कह सकते हैं बैक्टीरियल ही डिजीज है। तो यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज की बात की जाए, टेनोमा प्लेडियम है, एक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होती है। वूफिंग कफ की बात करोगे तो जो ये होती है वूफिंग कफ और पर्टूसिस, हेमोफीलिया पर्टूसिस इसके नाम से होते हैं। हाईली कंटैक्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एंड टेटनस की बात करोगे तो एक क्लोस्टोरिडियम टेटनी के नाम से होते हैं। इट करेक्टेड बाय द मस्कुलर स्पैज्म हो जाता है। टीबी की बात करें माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करते हैं। एंड रोमेटिक फीवर की बात करोगे तो स्ट्रेप्टोफाइजेंस नाम से होती है। एंड ये इन्फ्लेमेटरी इन्वॉल्व द हार्ट, जॉइंट्स, ब्रेन वगैरह को इफेक्ट ये करती हैं। एथलीट फुट इट इज़ द डिजीज बाय द फंगस, नाम है उसका ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम। अब बात करते हैं कौन कौन सी डिजीज जो है फंगल बोन है। फॉर एग्जांपल डर्मेटाइटिस, बाल्डनेस, कैंडियासिस एंड जियोटियोक्रोसिस, ये सारे फंगल हैं। इसमें आप एंथ्रेक्स भी याद रख सकते हैं ना। अमानिटा इज द टॉक्सिक मशरूम, द जीनस इज रिस्पॉन्सिबल अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ फर्टिलिटीज रिजल्टिंग फ्रॉम द मशरूम पॉइजनिंग जो होती है, तो वो इसकी वजह से अमांटिया के नाम से ना। आगे बढ़ते हैं। जो आपका एसिड होता है टार्ट्रिक एसिड कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे रेप्स हो गया, टर्माइंड हो गया, सिट्रस हो गया, बनाना वगैरह हो गया। सेकंड देखते हैं एसिटिक एसिड जो है विनेगर के अंदर पाया जाता है। सिट्रिक एसिड लेमन, ऑरेंज जो भी खट्टे फ्रूट होते हैं उसमें पाया जाता है। जैक्लिक एसिड जो टोमेटो, स्पिनच, ब्रोकली में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड कर्ड में पाया जाता है। मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है। स्कॉर्बिक एसिड आमला, गवावा, पपाया, ऑरेंज में पाया जाता है। और फॉर्मिक एसिड जो है स्टिंग ऑफ आंट्स एंड स्टिंग ऑफ नेटल के उसमें पाया जाता है, फोमिक एसिड है ना। और ततैया की अगर हम बात करेंगे तो वास्प पे विनेगर पाया जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ओके, टार्ट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, एडिबल एसिड, ऑक्सैलिक एसिड जो रिमूव करते हैं, रस्ट हो जाता है क्लोथ के ऊपर। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो एक्सप्लोजिव वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं। एक्वा रिज बनाने के लिए हम HNO3 और HCl का यूज़ करते हैं। कार्बनिक एसिड जो है जो कोका कोला में पाया जाता है, वाइडली यूज्ड है। सर्टेन एसिड आर यूज एज ड्रग, फॉर एग्जाम्पल एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो एस्पिरिन जिसको हम बोलते हैं, इसको पेन किलर के तौर पर हम यूज़ करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में होता है, मतलब इसका फॉर्मूला लाइम वाटर का फॉर्मूला है CaOH2। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH ग्लास विंडो वगैरह को क्लीन करने में यूज़ होते हैं।
सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप को प्रिपेयर करने में यूज़ होते हैं। प्रिपेयर सोप KOH NOH दोनों ही यूज़ होते हैं। MgOH मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसको जो एसिडिटी को रिमूव करने में यूज़ होते हैं और ये ऑल्सो लैक्सेटिव की तरीके से भी यूज़ किया जाता है। एसिड बेस इंडिकेटर यू कैन सी है, नेचुरल भी है और यहाँ पे मैन मेड भी दे रखे हैं। इटाई डिजीज़ जो है ये जो है जापान में सबसे पहले हुई थी। इटाई जो है कैडमियम की वजह से होती है बेसिकली, और ये जो है सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स कर देता है, किडनी फेलियर वगैरह भी हो जाती है। फोर बिग प्रॉब्लम जापान, फॉर एग्जाम्पल इटाई कैडमियम की वजह से, मिनीमाटा जो मरकरी की वजह से होती है, निगाटा मिनीमाटा अगेन मरकरी की वजह से, योका चाई अस्थमा या बताएंगे कि किसकी वजह से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये नाइट्रेट की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाती है तो मिथेमोग्लोबिन बना लेते हैं और यहाँ पे ब्लू कलर की बॉडी हो जाती है। हेमोग्लोबिन इज चेंजेस टू द मिथेमोग्लोबिन विच कैन नॉट बाइंड ऑक्सीजन, डिक्रीजिंग द एबिलिटी ऑफ द ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन। तो ये नाइट्रेट्स की प्रॉब्लम की वजह से होती है। और नाइट्रेट जो है प्लांट वगैरह बनाते हैं तो जो कई बार क्या होता है जब हम फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर भी आ जाता है। अनीमिया जो है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, गोइटर जो है आयोडीन की डेफिशिएंसी में, अगर आयोडीन ज़्यादा हो जाता है तो ग्रेव डिजीज़ हो जाती है। माल न्यूट्रिशन, क्वाशिकर, प्रोटीन की कमी, रिकेट्स इन चिल्ड्रन, विटामिन डी की कमी, मैड काउ डिजीज हो जाती है कैटल के अंदर, प्रोन्स की वजह से होती है। डायबिटीज जो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, और किसकी वजह से, मेलाइटस भी हो सकता है और इंसिपिडस भी हो सकता है। ज़रूरत डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। अच्छा, अगर बात करें हम बैक्टीरिया नेम और कौन कौन सी डिजीज़ है, पहली बात है पोटैटो विल्ट, बैक्टीरियल डिजीज, क्राउन गोल्ड डिजीज, ब्लैक, ये आप देखना एक बार आप। और प्लांट डिजीज बाय फंगस, ज़्यादातर फंगस है। ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, लूज मट ऑफ वीट, अर्ली बाइट ऑफ पोटैटो, लेट लाइट ऑफ पोटैटो, वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, रेड कोट ऑफ सुगर केन, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस एंड विल्ट ऑफ अरहर आर बिकॉज ऑफ मतलब फंगस। जिंक की डेफिशिएंसी थायराइड डिजीज होती है। जिंक की डेफिशिएंसी वाइट बर्ड डिजीज हो जाती है। बोरोन की डेफिशिएंसी इंटरनल कोर्क इन एप्पल प्लांट, बोरोन की वजह से ब्राउनिंग हो जाती है कॉलीफ्लावर की। और शुगर बीट हार्ट रोट भी हो जाता है। मोलीबेडलम में जो है व्हीट टेल डिजीज ऑफ कैबेज हो जाती है। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है, मेक श्योर आप इनको याद रखेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी न्यू दिल्ली के अंदर है। सेंटर साइंस फॉर सेल साइंस पुणे के अंदर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो हेडक्वार्टर डीएनए हैदराबाद के अंदर। ब्रेन रिसर्च सेंटर मानेसर गुरुग्राम में है। नेक्स्ट हम देखें तो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर के अंदर। नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु के अंदर। बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोटेक्नोलॉजी लखनऊ के अंदर। इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्फाल मणिपुर के अंदर। नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली के अंदर। इंस्टीट्यूट ऑफ फर्स्ट जेनेटिक्स तमिलनाडु के अंदर है, कोयम्बटूर। और यहाँ पे याद रखने का शुगर ब्रीडिंग सेंटर भी है। इंस्टीट्यूट ऑफ द माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ के अंदर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट लखनऊ के अंदर। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी देहरादून के अंदर। नेशनल लोकोमोशन कोलकाता से रिलेटेड है। अली यूआर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग मुंबई के अंदर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड सकरबंद तेलंगाना के अंदर है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स इज फाउंड ऑल्सो इन न्यू दिल्ली। ये चलो हम कल करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ के अंदर है। इंडियन इंस्टीट्यूट है ये, लेकिन नेशनल पूछा जाए तो कोयम्बटूर। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट शुगर कानपुर के अंदर। वेटनरी रिसर्च ईटानगर बरेली के अंदर है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ईटानगर। ड्रग के लिए इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर है। नेशनल रिसर्च सेंटर कटक के अंदर। साउथ एशिया का पूछा जाए तो वाराणसी के अंदर। सेंट्रल प्रोटेक्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज फाउंड इन शिमला। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट में नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड वेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ में जेंडर इक्वलिटी, सैनिटेशन, क्लीन एनर्जी, 8 में डिसेंट ग्रोथ, 9th में इंडस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, 10th में रिड्यूस इनइक्वालिटी, 11th में सस्टेनेबल सिटीज़ एंड 12th में रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट बिलो वाटर, क्लाइमेट ऑन लैंड एंड प्लांट। मतलब किस तरीके से हम पीस जस्टिस के ऊपर फोकस कर सकते हैं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन का। 17 के अंदर हम इंटरनेशनल क्या कहते हैं इसको, कोलाबोरेशन करना। IMGDP 1983 में जो डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा स्टार्ट किया गया, 11 नंबर के हमें प्रेजेंट भी हुआ करते थे। तो इसका आपको याद रखना पटना के नाम से, PATNA। पृथ्वी जो सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज है, बैलिस्टिक मिसाइल है। आकाश जो है मीडियम रेंज है, सरफेस टू सरफेस। नागर थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरवर्ड एंटी टैंक मिसाइल है। त्रिशूल की बात है, शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है। अग्नि जो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अग्नि 1 की रेंज यू कैन सी है, अग्नि 2 की रेंज, अग्नि 3 की रेंज, अग्नि 4 की रेंज एंड अग्नि 5 की रेंज, जो एक टैक्टिकल भी है, मतलब शॉर्ट रेंज भी है। पृथ्वी टू पृथ्वी, धनुष है, प्रहार है एंड शौर्य है। तो आप इसको एक बार देखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, विटामिन ए, रेटिनोल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्शियम, टोकोफेरोल एंड नेप्थोक्विनोन इनका नाम होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। B1 थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनोइक एसिड, प्रोडक्सिन, बायोटिन, फोलिक एसिड। राइबोफ्लेविन बीटो जो राइबोफ्लेविन का नाम है, इसकी कमी की वजह से किलोसिस होता है, किलोसिस है ना। और नियासिन की कमी से प्लेगरा हो जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इंपॉर्टेंट है। यू कैन से द थायमिन की कमी से बेरी क्लोसिस, प्लेगरा नियासिन की कमी से, डर्मेटिस पैथोनिक एसिड की कमी से, B6 से अनीमिया, B7 पे झुनझुनी से होना, फोलिक एसिड अनीमिया एंड B12 जो है अनीमिया ही, पर्टुसिस अनीमिया यहाँ पे हो जाता है। हाइड्रोजन के टाइप देखिए, ब्लैक हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल से जो निकाली जाती है, पिंक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से न्यूक्लियर पावर हम यूज़ करते हैं, ब्राउन हाइड्रोजन जो है कोल वगैरह को यूटिलाइज करते हैं, ग्रे हाइड्रोजन नेचुरल गैस का यूटिलाइज करते हैं, ब्लू हाइड्रोजन जहाँ पे मीजन आर कैप्चर्ड कार्बन एंड स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यूटिलाइज करते हैं, राइट। अच्छा, ये लास्ट 2 स्लाइड है आपकी। देखो, हम वायरस जो है 2 प्रकार के होते हैं। वायरस जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एडेनोवायरस और एक होता है रेट्रोवायरस। एडेनोवायरस स्ट्रक्चर एंड एक्सपोजर। एडेनोवायरस इज द मीडियम साइज DNA वायरस। पहली बात तो ये मीडियम साइज DNA वायरस है। इट कंटेन आइकोसाहेड्रल प्रोटीन
कैप्सिड एंड डबल स्ट्रैंडेड एन। तो एडनो वायरस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है, मतलब जो डीएनए भी होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, राइट। इट इज़ नॉट कंटेन एन एनवेलप एंड आउटर लिपिड बाइलर, तो ये यहाँ पे नहीं होते और ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह ज़्यादा करता है। दूसरा होता है रेट्रो वायरस, ये जो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं और आउटर लिपिड यहाँ पे होता है जो ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ होता है। इट कंटेन इंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दैट हैज द एबिलिटी टू ट्रांसक्रिप्ट, मतलब ये आरएनए को डीएनए में बदल सकता है और इसकी वजह से एड्स होता है और एचआईवी वगैरह की जो डिजीज होती है। अदर रेट्रो वायरस जो है HTLV, ये इसका